हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा चैनल टॉपर्स अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें से आज हम लोग इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, यानी लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। कौन कौन सब्जेक्ट का? इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस शाम तक में जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी हम अपलोड कर देंगे, तो आप लोग इसको देख कर ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम दे करके, और ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए टाइम को बिना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधन पर जो है निजी व्यक्ति और थोड़ा सा मार्कर चेंज कर ले तो अच्छा रहेगा, है ना। निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का ही इस पर स्वामित्व होती है। तो क्वेश्चन यही तक जवाब देना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी वस्तुओं पर यानी साधनों पर निजी व्यक्ति का भी अधिकार हो और सरकार का भी, दोनों का इस पर स्वामित्व हो, नियंत्रण हो, उसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में भी कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा। ठीक है, बस इतना ही इसमें लिखना है, ज़्यादा हमको लिखना भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाता है, यानी सभी को मतलब चहुमुखी विकास किया जाता है ना, सभी क्षेत्रों में उसको ऊपर उठाया जाता है, उसी विकास को ही बोलते हैं समावेशी विकास बोलते हैं। ठीक है, हाँ याद रखिएगा, यहाँ तक क्वेश्चन इसका जवाब दे देंगे तो आप लोग को अच्छा रहेगा। ठीक है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत इस बात पर पूर्ण ख्याल रखा जाता है कि समाज का कोई भी वर्ग अछूता न रह जाए, यानी सभी वर्गों का समान रूप से विकास करना ही क्या कहलाता है? समावेशी विकास कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है कैसे? है ना। तो देखिए, गरीबी इसलिए गरीब है कि इनमें गरीबी के कारण उनकी आय क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इनकम, जो भी लोग गरीब होते हैं उसका इनकम कम हो जाती है। इसका मेन कारण क्या है? अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइश यानी जन्म अधिक हो जाती है ना। फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। गरीबी का कुचक्र अनवरत यानी लगातार चलते रहता है ना। तो यही हुआ कि गरीबी जो है गरीबी को ही जन्म देती है। इसका जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली आप क्या समझते हैं? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसके तहत क्षेत्रों के नागरिकों को खाने के लिए जो है रोटी उचित सरकारी दर पर उपलब्ध कराती है ना, ताकि कोई भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति भी उसको समान रूप से जो भी एनर्जी मिलना चाहिए वो सब मिलता रहे, है ना। इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे ही क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। तो इसका सूत्र भी देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। इसको भी लिखना है आपको एग्जाम में। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन हम लेके आ चुके हैं आप लोग के बीच। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की अनुमान लगाने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए गए थे, लेकिन भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, और इसके पुस्तक का नाम भी पूछ दिया जाता है। तो इसके पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। इसी पुस्तक में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है गणना किए थे 20 रुपया, मात्र कितना रुपया? 20 रुपया। अगला प्रश्न देख लीजिए, एटीएम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है एटीएम। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। वर्तमान वैटविकल युग में आदान प्रदान की समस्त क्रियाएं साख मुद्राओं द्वारा हो रही है ना। प्लास्टिक मुद्रा जिसे हम एटीएम कहते हैं, है ना, इसे स्वचालित टेलर मशीन भी कहा जाता है। यह मशीन 24 घंटे तक इसमें मतलब ये सेवा अपना देती है। 24 घंटे रुपया आप निकाल सकते हैं इसमें से। अब है वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली आदिकाल में यानी प्रारंभिक जीवन में मनुष्य का व्यापार जो होता था वो पूर्णतः वस्तु विनिमय पर आधारित होता था।
जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय यानी आदान प्रदान करता था तो किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता था, है ना, तब इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसमें विनिमय के लिए जो है पदार्थ या मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, यानी वस्तु का सिर्फ आदान प्रदान होता था। बस इतना ही इसमें जवाब देना है। अगला प्रश्न है क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती थी, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धन राशि के अंदर वस्तुओं और सेवा को खरीद सकता था। ये हो गया क्रेडिट कार्ड। अगला प्रश्न देख लीजिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकता है ना। थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए, अब मुद्रा धूड़ी की तरह अर्थव्यवस्था में कैसे काम करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मुद्रा न होती तो विश्व के विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति कभी संभव नहीं होती, चाहे वो पूंजीवादी हो, समाजवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सभी में मुद्रा का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। मुद्रा एक ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्कर काटती रहती है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, मौद्रिक विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किसी अन्य सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय की कठिनाई इसको दूर करने के लिए जो है मुद्रा प्रणाली को जन्म दिया है ना। यानी वस्तु के बदले में रुपया पैसा हम जब आदान प्रदान करते हैं तो वही हो गया वस्तु मुद्रा विनिमय प्रणाली। जब वस्तु या सेवा का विनिमय मुद्रा के माध्यम से हो, किसके माध्यम से, मुद्रा से, तो उसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसके अंतर्गत वस्तु या सेवा का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से न होकर परोक्ष रूप से यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली में क्रिया दो होता है, एक होता है क्रय, एक होता है विक्रय, यानी खरीदने वाले को क्रय, बेचने वाले को विक्रय बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, सहकारिता से आप क्या समझते हैं, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। समान अर्थ में सहकारिता का अर्थ है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, यानी सभी लोग एक साथ मिलजुल करके कार्य करना। लेकिन अर्थशास्त्र में सहकारिता की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से दी जाती है ना। सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने इच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करता है ना। जैसे आप लोग सुने होंगे स्वयं सहायता समूह। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए मिलजुल करके कार्य करते हैं, तो वही हो गया सहकारिता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं। तो हमारे देश में वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए काम आती हैं, यानी वे सभी क्रियाएं, है ना, वे सभी संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए काम आती है एवं उद्यम एवं व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकता को पूर्ति करती है, उसी को बोलते हैं वित्तीय संस्थान। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, है ना। उसके बाद देख लीजिए, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वयं सहायता समूह से क्या समझते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तियों का औपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत और बैंकों से ऋण लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, है ना, और विकास गतिविधियों चलाकर गांव का विकास और महिला का सशक्तिकरण में योगदान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, आधारभूत संरचना से क्या समझते हैं। तो आधारभूत संरचना एक ऐसी सुविधा है जो देश के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है, यानी चहुमुखी विकास के लिए आवश्यकता होता है। बेहतर बुनियादी सुविधा ही आर्थिक विकास को बेहतर बना सकती है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बीमारू शब्द से क्या मतलब होता है ना, और इससे प्रभावित होने वाले राज्य का नाम भी बताना है। बीमारू, तो भारत के काफ़ी पिछड़े राज्यों का, ये किसका समूह है, पिछड़े राज्यों का, जिन्हें बीमारू के नाम से जाना जाता है। वे कौन कौन है, तो बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, ये सब जो है ना पिछड़े राज्य है। इन राज्यों में बुनियादी सुविधा जैसे बिजली, सिंचाई, यातायात, परिवहन, दूरसंचार, ये सब जो है बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो बीमारू शब्द से नकारात्मक ध्वनि व्यक्त होने के कारण ये राज्य जो है इस नाम से पुकारा जाता है। योजना आयोग भी इस नाम को स्वीकार नहीं करती है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब बीमारू राज्य हैं। चलिए अगला प्रश्न, वैश्वीकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैश्वीकरण से क्या समझते हैं। तो वैश्वीकरण मतलब हुआ कि जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को पूरे देश के यानी पूरे विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जाता है, तो उसी को बोला जाता है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का अर्थ है विभिन्न विश्व के विभिन्न
देशों की अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, यानी सभी को एक दूसरे से जोड़ देना, इसी प्रक्रिया को ही बोलते हैं वैश्वीकरण, है ना। यानी किसी भी एक देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व के संपूर्ण देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना ही वैश्वीकरण कहलाता है ना। और ये भारत में वैश्वीकरण 1991 में LPG, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण और उदारीकरण, वैश्वीकरण, ये सब 1991 में लाया गया था। निजीकरण, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। निजीकरण का मतलब है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यम पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना, यानी सरकार के कुछ क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का पूरा तरह से हस्तक्षेप हो जाना, उसी को बोला जाता है निजीकरण कहलाता है। और ये कब लागू होता है? 1991 में निजीकरण लाया जाता है आर्थिक सुधार को देखते हुए। अब है व्यापार, विश्व व्यापार संगठन क्या है ना। तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, इसका स्थापना 1995 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विश्व के प्राय सभी देशों में विदेशी व्यापार पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे, है ना। और इन प्रतिबंध के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है पूरा तरह से ख़त्म हो चुका था। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा को बढ़ाने के लिए 1947 में जेनेवा सम्मेलन में एक समझौता होता है। यह समझौता ही सामान्य प्रशुल्क एवं व्यापार समझौता यानी गेट, है ना। इससे पहले गेट हुआ करता था ये। इस समझौते के तहत मुख्य उद्देश्य व्यापारिक प्रतिबंध को कम करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभेदात्मक नीति का बहिष्कार करना, और इस संगठन का स्थापना होता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। उदारीकरण देख लीजिए, इसका अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंध को पूरा तरह से खुला छोड़ देना, उदारीकरण कहलाता है। जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना। आर्थिक सुधार के अंतर्गत ये 1991 में लाया गया था। यानी इसका अर्थ है सरकार के द्वारा जितना भी पाबंदी लगाया जाता है किसी वस्तु पर, उस पर पूरा तरह से व्यापार में छूट देना उदारीकरण कहलाता है। सूचना का अधिकार क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता सूचना का अधिकार आम आदमी को अधिकार संपन्न बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाया गया कदम है। सूचना का अधिकार का मतलब है कोई भी व्यक्ति अभिलेख या ईमेल आदि आदेश, दस्तावेज, नमूने, इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा आदि से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और ये सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये 2005 में लाया जाता है राजस्थान से। चलिए अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष राज्य से मतलब क्या होता है? तो वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों को समान आदर करना धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। जैसे भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य, यहाँ सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल करके रहते हैं, है ना। इसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। अब है सांप्रदायिकता, है ना। सांप्रदायिकता का मतलब है कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है, यानी किसी खास धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देना ही सांप्रदायिकता कहलाता है ना। धर्म विशेष में आस्था रखने वाले समुदाय को ही बोला जाता है सांप्रदायिक। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे? तो किसी खास धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? नारी सशक्तिकरण का तात्पर्य यह है कि महिलाओं को उनको प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक मामलों में नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान की जाए। यानी जो भी चीज़ है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर एक क्षेत्रों में महिलाओं का भी क्या होना चाहिए? भागीदारी होनी चाहिए। वर्तमान युग में नारी सशक्तिकरण की धारणा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन प्राप्त हो रहा है। भारत सरकार ने वर्ष 2000 ईस्वी में नारी सशक्तिकरण की नीति की घोषणा की थी। पंचायत में और नगरपालिका में महिलाओं के आरक्षण नारी सशक्तिकरण का क्या है? उदाहरण है। अब देखिए अगला है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र में जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत होता है एवं उपभोग करने वाली होती है। लोकतंत्र में समाज के विभिन्न समूह एवं विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र में ही विभिन्न सामाजिक समूहों के हित में और ज़रूरतों को सम्मान कर उनके बीच मतभेद, टकराव को दूर किया जाता है और देश प्रगति के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहता है। अब है महापौर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नगर परिषद का निर्माण नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्ड के काउंसलर के द्वारा होता है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें सदस्य के बीच से एक महापौर और एक उपमहापौर को चयन किया जाता है। महापौर नगर निगम का प्रथम नागरिक माना जाता है। महापौर के अनुपस्थिति में नगर परिषद का कार्य उपमहापौर के द्वारा संपन्न किया जाता है। अब देखिए समवर्ती सूची, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
समवर्ती सूची से क्या समझते हैं? तो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच पावर का विभाजन किया गया। समवर्ती सूची में उन मामलों को शामिल किया गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को प्राप्त हो, है ना। जैसे शिक्षा भी समवर्ती सूची है, वन भी समवर्ती सूची है। संघीय शासन की 2 व्यवस्था बताइए। तो भारत भी संघीय शासन व्यवस्था है, तो इसका देख लीजिए 2 मुख्य रूप से विशेषता। इस व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उनकी विभिन्न अनुषंगिक इकाई के बीच बंटी होती है। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, एक केंद्रीय होती है केंद्र के स्तर पे, दूसरा क्षेत्रीय स्तर पर होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। अगला है पंचायती राज से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का युग लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र में शासन के विकेंद्रीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। भारत में प्रशासन में विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाए जाने की आवश्यकता प्रतीत हुई है। इस सिद्धांत को कार्य रूप देने के उद्देश्य से भारत में संघ सरकार ने बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया। इस समिति में यह सिफारिश दी कि भारत में पंचायती राज की स्थापना की जाए और त्रिस्तरीय है ना। चलिए अगला देख लीजिए, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए कौन कौन अंग है ग्राम पंचायत के। तो ग्राम सभा है, कार्यकारिणी समिति है, पंचायत सेवक है, ग्राम रक्षा दल है, ग्राम कचहरी है। ये सब ग्राम पंचायत का ये प्रमुख अंग है। अगला देख लीजिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ? सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब है सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न कर उनका विभिन्न स्तर पर विभाजन करना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दबाव समूह से क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों का ऐसा समूह जो अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने के लिए एक संगठन बनाता है, उसी को बोला जाता है दबाव समूह। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लीजिए, राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है, या राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देख लीजिए, राजनीतिक दल शासन व्यवस्था के पक्ष विपक्ष से अवगत कराते हुए जनता के समक्ष बेहतर विकल्प पेश करता है। जनमत निर्माण की इस प्रक्रिया में जनता को निर्णय लेने में सुविधा होती है। राजनीतिक दलों के अभाव में चुनाव का कोई अस्तित्व नहीं होता। चुनाव और राजनीतिक दल में जरूरी संबंध होता है। अतएव राजनीतिक दल को लोकतंत्र का क्या कहा जाता है? प्राण कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है दल बदल कानून क्या है? तो विधायक और सांसद के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में दल बदल संशोधन कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत कोई भी विधायक या सांसद जिस दल के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते हैं, यदि वह प्रतिनिधि अपने निर्वाचन वाले दल को छोड़कर नए दल में जाना चाहते हैं तो उसे अपनी सीट गंवानी होगी। यह दल बदल कानून भारतीय राजनीतिक में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानून के रूप में उभर कर आया था और 10वीं अनुसूची में इसका चर्चा है। अगला देख लीजिए, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देख लीजिए, सूचना का अधिकार कानून लोगों में जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण साबित हुआ है। जिस सूचना का अधिकार सरकार में जो भी भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगाने का काम करता है। इस कानून के पारित होने के बाद अब जनता काफ़ी जागरूक भी हो गई है। अगला देख लीजिए, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देख लीजिए, आतंकवाद की समस्या भी लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि इससे देश की एकता, अखंडता और खतरे में पड़ जाती है। आतंकवाद की समस्या आज विश्व के हर एक देशों में कुछ न कुछ दिखाई पड़ रहा है। आतंकवाद के कारण ही देश का विकास क्या हो गया है? अवरुद्ध हो चुका है। और आज ज़रूरत है कि इस समस्या से निपटारा के लिए पूरा तरह से राजनीतिक दल उस पर ऊपर उठकर इसे हल करने का प्रयास कर रही है। और आतंकवाद जो समस्या है लोकतंत्र देश की एक गंभीर चुनौती हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के अधीन में रहकर काम करने वाले मजदूर को बंधुआ मजदूर कहते हैं। परिवारवाद क्या है? जब किसी प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफा के कारण कोई सीट खाली हुई और उसे उसके ही किसी परिजन को टिकट दे दिया जाए तो वही हो गया परिवारवाद। अगला प्रश्न तो हो चुका है, यह वीडियो ख़त्म हो चुका है ना। यानी इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का जो भी महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस था वो सारा इसमें बताया गया है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें कि हिस्ट्री और पॉलिटी का लॉन्ग क्वेश्चंस कराया जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।